Good morning, class 8 students. In yesterday, so sorry, not yesterday. In previous class, we learn about the Carnatic War, the Anglo-Sikh War, the Maratha, and the expansion of British in India, and the doctrine of lapse, and which are states come annexed simply by applying doctrine of lapse, and discuss about this map how British expand their territorial power in India. Okay, this is a new topic, setting up a new administration, because with the help of new administration, British will have more power to control India. Okay, I lastly told you to write these words, and this is important for your exams also, pedic tests and everything. काजी इज़ अ जज, वो मुस्लिमों में होते हैं काजी। मुफ्ती भी मुस्लिम कम्युनिटी में ही होते हैं, जो एक तरह से क्या होते हैं, ज्यूरिस्ट, मतलब एक मेंबर होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक्सपाउंडिंग द लॉ ऑफ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। जो एक काजी जिस कानून को मतलब कर रहे हैं, जज की तरह कर रहे हैं, तो उसको जो है एक्सपाउंड करना, उसको मतलब बताना, उसको समझाना, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको पूरी कम्युनिटी पर लागू करना, ये मुफ्ती जी का काम होता है। इम्पीचमेंट मैंने आपको बता ही दिया, एक तरह से ट्रायल होता था, किसी को जैसे किसी के पद से हटाना है तो उसका जो लेके ट्रायल होता है, एक लीगल सिस्टम होता था। जैसे आपने कोई करप्शन किया या मिसबिहेव किया, मिसकंडक्ट किया, तो उसको लेके एक बड़े पद के लोग जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, चीफ मिनिस्टर है, इन लोगों पे इम्पीचमेंट लगा के उनको हटाने की प्रक्रिया होती है, उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। ओके, Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. Warren Hastings गवर्नर जनरल इंडिया में था 1773 से 1785 तक। ठीक, ये आफ्टर बक्सर की बैटल के बाद की कहानी शुरू हो जाती है, जब वो लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं इंडिया में, सॉरी बंगाल में, और धीरे धीरे वो पूरा एक्सपेंड करते हैं। तो कहते हैं कि वो एक उन सारे लोगों में से एक था जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर के लिए। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, उसके टाइम पे बंगाल में ही सिर्फ पावर एक्वायर नहीं की ब्रिटिश ने, ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, वो बॉम्बे मद्रास तक पहुंच गए। आज आप बॉम्बे मद्रास को एक शहर की तरह देखते हैं, उस टाइम पे बॉम्बे और मद्रास स्टेट के नज़रिए से आप देखें, ठीक है, वो जो आज का तमिलनाडु है उस टाइम मद्रास था, जो आज का महाराष्ट्र है उस टाइम बॉम्बे और गुजरात दोनों ही पार्ट थे, पूरा गुजरात नहीं, गुजरात का हाफ से ज़्यादा पार्ट। तो ये इतने बड़े लास्ट पार्ट पे ये लोग अपना कब्जा कर चुके थे। इसके बाद क्या, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि प्रेसिडेंसी पे आप एक नोट लिखिए या डिफाइन प्रेसिडेंसी या बताइए व्हाट इज़ प्रेसिडेंसी, तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश टेरिटरी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। इजी है ना, ये उसका ये क्वेश्चन हुआ, ये उसका यहाँ से उसका आंसर हुआ। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे उस टाइम पे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात हो रही है। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और उस पूरी प्रेसिडेंसी में तीनों प्रेसिडेंसी में हर एक में एक गवर्नर हुआ करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और इन सबको मिला के अगर सुप्रीम हेड की बात की जाए तो उसको गवर्नर जनरल कहते थे। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है, ठीक, तो ऐसे ही मद्रास का, बॉम्बे का और बंगाल का अलग अलग गवर्नर होता था, और उन तीनों का जो सबसे ऊपर मुखिया होता है उसको क्या कहते थे, गवर्नर जनरल, यानी तीनों गवर्नर का मुखिया। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म्स का मतलब सुधार होता है, बहुत सारे सुधार किए, अपने लेवल से नई नई चीज़ें लेके आया। नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, जस्टिस मतलब जैसे न्याय प्रणाली जो होती है ना, ये मुफ्ती, काजी, इम्पीचमेंट, इस तरह की बहुत सारा जो न्याय प्रणाली है, हमारी जस्टिस सिस्टम है, उसको उसने रिफॉर्म किया, मतलब दोबारा से उसको संवारा, अच्छा बनाया।
कैसे कैसे किया ज़रा देखिए तो। यस, फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। अगर क्वेश्चन ये आए व्हाट वाज सिस्टम ऑफ, एक मिनट, व्हाट वाज 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, मतलब वो 1772 का न्यू जस्टिस क्या है, सिस्टम क्या है, तो वहाँ से क्या आता है आंसर उसका, आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए आंसर क्या है, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट, ए क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। तो 1772 में नया सिस्टम जो आया उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को दो कोर्ट रखे गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट होती, इसे फौजदारी अदालत बोलते थे, ये आज भी है, एंड सिविल कोर्ट दीवानी अदालत ये भी आज भी है हमारे यहाँ। ये उस टाइम वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसिस्ड ओवर सिविल कोर्ट्स। अब जो मौलवी होते थे मुस्लिमों के लिए कानून बनाते थे, हिंदू पंडित जो होते थे वो हिंदुओं के लिए। इंटरप्रेटेड मतलब किसी चीज़ पे बहस करना, जवाब देना, वो सारी चीज़ें इंडियन लॉज के लिए। अब वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने ही सारे काम किया करते थे सिविल कोर्ट में, ठीक। यानी कि अब आप ब्रिटिश का उन चीज़ों पे कंट्रोल है, और आप देखते हैं कि लोगों को अब यूरोपियन कोर्ट की तरह ही, क्योंकि जो कोर्ट स्टैब्लिश की क्रिमिनल कोड और सिविल, ये गवर्नर जनरल ने किया कि द क्रिमिनल कोड वर स्टिल अंडर अ काजी, और क्रिमिनल कोर्ट अभी भी जो है काजी और मुफ्ती के अंडर आती थी, बट द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन बात ये होती थी उसका जो सुप्रीम होता था, मुखिया दोनों अदालतों का, वो कलेक्टर हुआ करता। और कलेक्टर कौन होता था, कलेक्टर यूरोपियन हेड हुआ करता था, मतलब अंग्रेज हुआ करता था। तो इस तरह का सिस्टम जो है वहाँ पे बनाया गया, मतलब मुफ्ती काजी के अंडर में ही कोर्ट होगा, बट उसके ऊपर जो सुप्रीम होगा वो अंग्रेज होगा। ये कोई ये द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटिंग है, ये वॉरेन हेस्टिंग का ट्रायल किया है इंग्लैंड में, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और ये इंग्लैंड का सीन है। उसमें लिखा है कि व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785, जब वो वापस गया, एडमंड बर्ग एक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो ये पर्सन है एडमंड बर्ग, इन्होंने एक्यूज़ मतलब आरोप लगाया कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो पर्सनली जिम्मेदार हैं कि बंगाल में जो मिस गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार अच्छे से नहीं चल पा रही उस चीज़ के लिए, वहाँ उन्होंने कुछ गलत काम किए उसके लिए। दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 years। और इस तरह से इम्पीचमेंट की प्रोसेस वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में चालू हुई, और वो 7 साल तक चलती रही। यानी इतने आरोप लगे वॉरेन हेस्टिंग्स पे, सोच के देखिए। और ये यहाँ पे एक सोर्स दिया हुआ है, इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर ऑफ ऑल। ये एडमंड बुके का ओपनिंग स्पीच है जो वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ जो हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी डिवाइडेड थी, तो उसमें जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही लॉ बेस्ड लोकल लॉ को चलाया करते थे, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो अब बात ये थी, अलग अलग धर्मशास्त्रों में अलग अलग चीज़ें लिखी थी, तो उनसे ये कहा गया कि ठीक है आप एक काम करें, यूनिफॉर्मिटी अगर चाहिए, एक जैसा ही लॉ चाहिए, तो एक 11 पंडितों को कहा गया कि आप एक कंपाइल बनाएं, मतलब कंपाइल मतलब एक साथ हिंदू लॉ के लिए एक अपना एक कॉमन वो बनाएं, जिससे कि एक जैसा कानून बन सके। तो NB हलहेड ट्रांसलेट दिस डाइजेस्ट टू इंग्लिश, और जब वो हिंदू पंडितों ने वो चीज़ उसमें मतलब हिंदी में बनाई, तो उसको कंपाइल इंग्लिश में किया NB हलहेड ने। ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वर ऑल्सो कंपाइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस, और उसके बाद ठीक वैसे ही मुस्लिम लॉ के लिए एक बुक कंपाइल की गई ताकि यूरोपियन जज को उस पर फैसला सुनाने में आसानी हो। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड। अब एक नया एक्ट आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये नया सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए था इंडिया में। तो क्वेश्चन वहाँ से राइज ये होता है कि अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ए सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1773। तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, तो वो भी है वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता। कलकत्ता में ही पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम कैपिटल कलकत्ता ही थी ब्रिटिश इंडिया की। और एक कोर्ट ऑफ अपील भी बनाया गया, सदर निजामत अदालत, ये रेगुलेटरी एक्ट में आई ये सारी चीज़ें। यस, द प्रिंसिपल फिगर इज़ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। और जो आज आप कलेक्टर का पद देखते हैं डीएम का, तो उस टाइम सबसे मेन डिस्ट्रिक्ट में सबसे हेड होता था, वो भी कलेक्टर होता था, वो आज भी है। एज द टाइटल सजेस्ट इज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड द ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा। ये जो सिस्टम अंग्रेज़ों ने 1773 में बनाया, वो आज भी आप देखते हैं वही का वही है, थोड़ा बहुत बदल दिया है। जैसे कलेक्टर का मतलब ही आप समझ गए, उसका कलेक्ट करना, रिव्यू टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हेल्प लेता है जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगा की। और ये लोग तो आज भी हैं। तो जो सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया वो आज भी इंडिया में चल रहा है। हाँ, कुछ उसमें बदलाव ज़रूर हैं, बट जो सेटअप सिस्टम ऊपर से बनाया वो अंग्रेज़ों ने किया। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट आज भी होता है वर्ड, जो जहाँ डीएम बैठता है, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority। अब इससे पहले जो मुफ्ती, काजी या पंडित हुआ करते थे, वो सुप्रीम अथॉरिटी पावर की हुआ करते थे, अब वो जगह ले ली है सेंटर, न्यू सेंटर ऑफ पावर जो थी, अब वो कलेक्ट्रेट हो गया। कलेक्ट्रेट यानी द ऑफिस ऑफ कलेक्टर, उसने ये सारी अथॉरिटी को अपने कब्जे में ले लिया। ये कंपनी की आर्मी के बारे में बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि आर्चरी वाले लोग भी रखे गए, पैदल वाले सोल्जर्स भी रखे गए, मुग़लों के ज़माने जो चीज़ें थी उनको भी हटा दिया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं उतना नहीं लूँगा। इन वर्ड्स को ध्यान दें, इनको आपको लिखना है। डिफाइन धर्मशास्त्र, सवार, मस्केट एंड मैच लॉक, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ये आपको ज़रूर करने होते हैं। तो ये यहाँ से इस तरह से चीज़ें फिनिश होती हैं। ये सवार है, इस तरह से ब्रिटिश ने चालू किया अपने टाइम पे, ड्रेस को, तलवार को और घोड़े पे सवार होने का, ये सारी चीज़ें ये 1780 में आर्टिस्ट के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। कंक्लूजन की अगर सिर्फ बात करें तो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रांसफॉर्म किया ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, यानी कि वो पहले ट्रेड करने आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने कॉलोनियल पावर बनना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो अब नया टेक्नोलॉजी आया, नई चीज़ें आई और नया सिस्टम ले आए, और फिर आप देखते हैं कि सीम स्टेप आ गए जिन्होंने टाइम को घटा दिया। वो 3 वीक्स में ब्रिटिश और अपनी फैमिली को लेके इंडिया में आ जाया करते थे, इससे पहले वो 6 से 8 मंथ लगा करते थे। तो टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीज़ों में इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया। 1857 में एक डायरेक्ट रूल आया कि 63% ऑफ टेरिटोरी और 78% जो पॉपुलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो आप देखेंगे कि वो डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, मतलब 78% इंडियन पीपल हैं, और हर अलग स्टेट में 63 से ऊपर इंडियंस हैं, बट कुछ अंग्रेज़ जो है उन पे कब्जा करके उन पर रूल कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी है वर्चुअली द होल इंडियन पावर इट्स कंट्रोल, और धीरे धीरे पूरी इंडिया की पावर बन जाते हैं। तो ये वहाँ पे था। एल्सवेयर स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इस तरह से गुलाम बना के जो है वर्क करवाया जाता था। ये कहानी है उस टाइम की, जब उस टाइम दुनिया में अदर हिस्सों में क्या क्या हो रहा था, और ये हो ही जो यूरोपियंस थे उनके टाइम से ही हो रहा था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो काइंडली ये जो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं इनको आप ध्यान दें, क्योंकि ये वही हैं जो मैंने आपको करवाया है। स्ट्रेट ट्रू फॉल्स ये आप कर सकते हैं इजी से। मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने ये चैप्टर 2 किया है वो अब ना करें दोबारा से, और जिन्होंने नहीं किया उनको ज़रूर करना है। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बेनिफिट ये है कि अब ये चैप्टर जैसे दोबारा से आपको रिवाइज़ किया है, तो आप काइंडली उसके ये क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइज दोबारा से करना शुरू करें। जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए, जिन्होंने किया है वो उनको ज़्यादा नहीं करना है, उनको वो वर्ड्स और जो न्यू क्वेश्चन आंसर सिर्फ वो करने हैं। ठीक है। सो हैव अ गुड डे क्लास, थैंक यू।